पहले से आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम जिला कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है, क्योंकि यहाँ की जो टीम है रायबरेली की बहुत अच्छा काम कर रही है और हम आप लोगों के कार्यों से बहुत प्रभावित हैं। आप लोगों ने बहुत मजबूती से लड़ाई समाज की लड़ी है। तो हमने ब्रिजेंद्र जी से बात की, हमने कहा, क्योंकि एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी मीटिंग की थी, तो हमने ब्रिजेंद्र जी से कहा, हमने कहा कि एक मीटिंग आप करवाइए, वहां पर एक मीटिंग की जाए। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब अच्छी मीटिंग है और एक अच्छी संख्या में जो भी अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी में बजाइए, जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं आ पाए हैं उनको भविष्य में सूचित करिए कि वो लोग आए, ठीक है। हमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे अभी संसद सत्र चल रहा था, ठीक है, विधानसभा का भी सत्र चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। मैं देखता हूं कि जितने भी नेता संसद में हैं, विधानसभा में हैं, ये लोग अपनी बातों को रखते हैं। हर एक नेता की बातों में दलित पिछड़ा ओबीसी, दलित पिछड़ा ओबीसी, दलित पिछड़ा ओबीसी, सिर्फ यही बातें सुनाई देती हैं। लेकिन किसी भी नेता के मुंह से सामान्य वर्ग की बात या सामान्य वर्ग के हित की बात या सर्व समाज के हित की बात हम कहीं नहीं सुनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहां पर बात कौन लोग रख रहे हैं? जो लोग हमारी वोटों से विधायक और सांसद बन करके गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो विधायक होता है या सांसद होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, जात का प्रतिनिधि नहीं होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में पहुंचने के बाद, विधानसभा में पहुंचने के बाद ये लोग जात की बात करते हैं, जातवाद करते हैं और ऐसा लगता है कि ये जनता के प्रतिनिधि न होकर के जात के प्रतिनिधि बने हुए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जात के प्रतिनिधि बने हुए हैं। सामान्य वर्ग ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आज अगर हम आजाद भारत में बैठे हैं तो ये सौरड़ों का योगदान है। अगर आज हम हिंदू बने हैं, आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आज अगर हम तिलक लगा रहे हैं, आज अगर हम केसरिया पहन रहे हैं, तो ये हमारे बाप दादाओं की देन है। हमने इस देश और धर्म को लड़ करके, मर करके, कट करके बचाया। लेकिन आज आजाद भारत के 75 साल बाद भी सौरड़ों को दोहरी नागरिकता में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आप देखते होंगे कहीं भी आपके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाएगा जैसे लगेगा कि आप इस देश के नागरिक ही नहीं है। जब भारत का संविधान कहता है कि जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर जाति धर्म लिंग भाषा के आधार पर सौरड़ों के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? बताइए आप लोग मुझे। ये जो भी भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव के खिलाफ कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। इस भेदभाव के खिलाफ हमको आपको लड़ना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के द्वारा विधानसभा का घेराव किया गया था। उस विधानसभा के घेराव में एक पांडे लड़का था जिसकी मौत हो गई। सुनिएगा मेरी बात को गंभीरता से। उस विधानसभा के घेराव में एक पांडे लड़का था, उसकी मौत हो गई। 2 दिन सोशल मीडिया पर चला, सभी लोग अब चुप हो गए हैं। सत्ता पक्ष नहीं बोल रहा है, ना ही विपक्ष बोल रहा है, क्योंकि जो पांडे लड़का है वो सौर समाज से आता है। अगर वही कोई विशेष जाति या समुदाय का लड़का होता तो जिस तरीके से अभी अंबेडकर के बयान पर पूरे संसद में हंगामा मचा हुआ है, उसी तरीके से अब तक पूरे देश में हंगामा मच जाता कि नहीं मच जाता? मच जाता कि नहीं मच जाता? हम सभी लोग जो सामान्य वर्ग है वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान कौम समझता है, अपने आप को बहुत ही चतुर कौम समझता है। अगर वास्तव में हम लोग बुद्धिमान हैं तो हम अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जिन पार्टियों की बूथ अध्यक्ष के लिए एक लड़का हमारे संगठन से जुड़ा था, हमने उसको फोन किया, हमने कहा संगठन का काम कैसा चल रहा है? वो बता रहा है भैया थोड़ा 10 दिन का समय दे दीजिए, हम बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के लिए अप्लाई किए हैं, तो वही यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर है, अभी कैसे भी करके मतलब मंडल अध्यक्ष का पद हमको मिल जाए। सोचिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक मंडल अध्यक्ष के लिए वो 10-20 दिन अपना काम छोड़ करके वो प्रदेश कार्यालय पर बैठा हुआ है और लास्ट में जब उसके साथ कोई घटना और दुर्घटना होती है तो वो फोन करेगा सौर आर्मी के पास, वो फोन करेगा सर्वेश पांडे के पास कि भैया अब हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है, हमारी मदद करिए। और जब स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, लड़ना हम ही लोगों को है, फिर इन राजनीतिक पार्टियों के पीछे हम क्यों लगे? इन राजनीतिक पार्टियों का जिंदाबाद मुर्दाबाद हम क्यों करें? एक भी कोई काम कोई भी व्यक्ति हमारा बता दे कि किसी भी राजनीतिक दल ने, राजनीतिक पार्टी ने सौरड़ों के हित में किया हो तो आप लोग मुझे बता दीजिए। कोई भी काम नहीं किया गया। उसके बदले भाई रियासतें मारी गई,
चलिए हमने अखंड भारत के निर्माण में अपनी रियासतें दे दी, कोई बात नहीं, ये हमारा त्याग और बलिदान था, ठीक है। हमने अपनी गर्दनें भी कटवा दी, ये हमारा त्याग और बलिदान था, अपने मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण था, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजादी के 75 और 78 साल बाद आज हमको गालियां मिल रही हैं, तो ये गालियां क्यों मिल रही हैं नहीं समझ रहे हैं, ये गालियां क्यों मिल रही हैं। आज अगर देश में एक सिपाही शहीद होता है तो उसको मतलब सम्मान से उसका सम्मान किया जाता है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, और ये होना चाहिए, क्योंकि इस देश के सैनिक, इस देश के सिपाही हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। तो जो हमारे बाप दादा इस देश के लिए, इस धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके न्यौछावर कर दिए अपने आप को, तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उनकी पीढ़ियों से इस देश की सरकारें, इस देश के नागरिक कभी बाहर निकल पाएंगे? उनके जो उपकार हैं, जो उनके कार्य है, उससे बाहर निकल पाएंगे? उसका कर्ज चुका पाएंगे? बताइए आप लोग मुझे। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, सवर्ण समाज एक ताकतवर समाज है, सवर्ण समाज एक ताकतवर समाज है। भाई हम मुगलों से लड़े, शक हुड़ियोनों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, सबसे लड़ते आए, लेकिन इस देश में मैं आपको बता दूं कि आज देश तो आजाद है, लेकिन वास्तव में सवर्ण समाज आजाद नहीं है। मैं एक नहीं 1000 घटनाएं बता सकता हूं कि सवर्ण समाज के साथ दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं, और उस पर भी कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक बोलने वाला नहीं होता है। और हमारे ही समाज के लोग जो किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं, किसी और संगठन में काम कर रहे होते हैं, वो भी संकोच करते हैं, और जो थोड़ा छोटी मोटी चुनाव की भी तैयारी कर रहे होते हैं, कोई पंचायत की तैयारी कर रहा होता है, कोई लोकसभा और विधानसभा तो उतना लड़ ही नहीं पाएंगे, हमारे लोगों को सिर्फ झंडा और डंडा ढुलवाया जा रहा है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा कहीं वोट ना कट जाए। हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि आज सवर्ण आर्मी का झंडा अगर रायबरेली की धरती पर गड़ा है, तो ये सिर्फ आपकी सक्रियता और आपकी मतलब जो ताकत है, आपकी जो वीरता है, उसकी वजह से गड़ा है। आज अगर जो ब्लॉक प्रमुख जी वाला, क्या नाम था ब्लॉक प्रमुख जी का? विशाल सिंह। जिस तरीके से एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, अगर यही सवर्ण आर्मी रायबरेली में ना होती और एक मजबूत नेतृत्व बृजेंद्र सिंह फौजी जी का ना होता, तो मुझे लग रहा है कि आज परिस्थिति कुछ दूसरी हो जाती। इस देश के कुछ जातीय संगठन हैं, वो इस देश के प्रशासन को अपने दबाव में चलाना चाहते हैं, और इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में जो शासन और प्रशासन है, ये लोग उनके दबाव में आकर फर्जी मुकदमे लिख देते हैं। जब सारे दबाव जातीय संगठनों का होगा, तो फिर पुलिस का क्या मतलब है भाई? आप किसी जातीय संगठन के दबाव में आकर किसी भी निर्दोष को फर्जी मुकदमे में फंसा दोगे, तो फिर पुलिस का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि एक हद तक हस्तक्षेप होना चाहिए इन जातीय संगठनों का। ये नहीं कि किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा करके उसको जेल करवा देने का काम किया जाए। तो देखिए, सवर्ण आर्मी ने कभी किसी जाति मजहब का विरोध नहीं किया। हमने तो सिर्फ उन्हीं से लोहा लिया जो सामने से हमको टारगेट किए। भाई अब सामने से कोई विशाल सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाएगा, और हमें पता है कि विशाल सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो सवर्ण आर्मी तो नहीं चुप बैठ सकती। हमें पता चलेगा किसी की 5 ब्राह्मणों की नृशंस हत्या देवरिया में कर दी गई है, तो भाई सवर्ण आर्मी तो चुप नहीं बैठ सकती। अगर हमें पता चलेगा कि हमारी समाज की बहन बेटी को बरगला करके भगाने का काम किया जा रहा है, और कोई एक विशेष जात का विधायक या विशेष जात का अधिकारी उस मामले को दबाने का काम और मामले में समझौता करवाने का काम कर रहा है, तो सर्वेश पांडे और सवर्ण आर्मी तो नहीं चुप बैठ सकती। हम लोग तो चुप नहीं बैठ सकते। तो मैं बस यही इतना कहूंगा आप लोगों से कि ये जो संगठन का आज निर्माण हुआ है, ये संगठन आप लोगों के लिए बनाया गया है। मैं बहराइच से हूं, मेरे पास 10 बीघा जमीन है, मेरे खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। मुझे आवश्यकता नहीं थी कि दिन रात जग करके रायबरेली, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब और राजस्थान, हर जगह जा करके अपना पूरा समय अपने समाज के लिए लगाकर मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि इस देश में ताकत से और धन से बेशक बाहुबली लोग हों, लेकिन कलेजे से बाहुबली बहुत कम बचे हैं कि जो निस्वार्थ सत्य के साथ सवरणों की बात कर सकें। ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं। तो वहां मुझको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज देखिए हमारे बच्चे कितना भी, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी लोग अपने बच्चे को किसी ना किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे।
और सुबह शाम आप अपने बच्चे को डांटते भी होंगे कि बेटा अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, नौकरी लगनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि जब आपका बच्चा 90% ला करके आरक्षण की वजह से हार जाएगा, नौकरी नहीं लगेगी, क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे आप लोग? हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे लोग बैठे हो जो पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे हो, उनको आने वाले 2025-26 में चुनाव लड़ना हो, लेकिन आप 5 साल मेहनत करेंगे, 5 लाख रुपया फूकेंगे और 5 मिनट में पता चलेगा कि सीट आरक्षित हो गई, आप योग्य होते हुए भी चुनाव हार जाएंगे। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे आप लोग? कोई भी व्यक्ति जिसके भी मन में खेत का विवाद हो जाएगा, मेड़ का विवाद हो जाएगा, थाने में जाकर के कह देगा कि इन्होंने मुझे फलाना जात कह करके संबोधित किया है, आपको फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे में लगा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि आपने कहा है कि नहीं कहा है। क्या कर लेंगे आप लोग? क्या कर लेंगे आप लोग? देखिए, मैं एक बात और बता दूं, चाहे संविधान हो, चाहे कानून हो, ये इस देश की जनता के लिए, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। और इस देश का संविधान ही हमको इतना अधिकार देता है कि हम अपनी बात को मजबूती से शासन प्रशासन के सामने रख सकें। तो क्या उस बात को, उस आवाज को उठाने के लिए हमको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमको आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जितनी भी लड़ाइयां आज तक सौड़ आर्मी और सर्वेश पांडे ने लड़ी है, आप लोगों का कुल खानदान निकलवा लीजिए, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं निकलेगा, कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं निकलेगा। फिर भी हमने किस लिए लड़ी? समाज के होने के नाते लड़ी। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोग भी बैठे हैं, क्षत्रिय समाज के लोग भी बैठे हैं, वैश्य समाज के लोग भी बैठे हैं, कायस्थ समाज के लोग भी बैठे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस देश में सवर्णों को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है, वामसेफियों, वामपंथियों, कम्युनिस्टों के द्वारा सवर्णों को आपस में तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अगर आप वैश्य बनकर के रहेंगे तो मात्र आपकी संख्या 2-3% रहेगी, अगर आप क्षत्रिय बनकर के रहेंगे तो आपकी संख्या मात्र 8-9-10% रहेगी, अगर आप ब्राह्मण बनकर के रहेंगे तो आपकी संख्या मात्र 15-17% रहेगी, लेकिन अगर आप सवर्ण बनकर के रहेंगे तो आपकी संख्या 30% से ज्यादा रहेगी। और लोकतंत्र में वोट बैंक का मतलब होता है, लोकतंत्र में वोट बैंक का मतलब होता है, आज दलित तुष्टीकरण चरम पर क्यों है? दलित तुष्टीकरण चरम पर इसलिए है क्योंकि इस देश के नेताओं को, देश की पार्टियों को पता है कि दलित संगठित होकर के वोट करते हैं, दलित जहां जाते हैं वहां एक साथ जाते हैं। लेकिन सवर्ण तुष्टीकरण कभी नहीं हुआ, जबकि सवर्णों की संख्या दलितों से कम नहीं है। उसका सिर्फ इतना कारण रहा कि हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझे, हम कभी अपने भाई के खिलाफ लड़े, कभी पटीदार के खिलाफ लड़े, कभी रिश्तेदार के खिलाफ लड़े, लेकिन कभी हम एक साथ संगठित होकर के अपने विरोधियों के खिलाफ नहीं लड़ पाए। यही हमारे सबसे बड़ी कमी रही है। अगर आप चाहते हैं कि शहद जैसा रस आपको मिले, शहद जैसा स्वाद आपको मिले, तो आपको मधुमक्खियों की तरह संगठित होना पड़ेगा। तो आपको मधुमक्खियों की तरह यहां पर एक बात बता दूं, ये हम बता रहे समाज में समस्या क्या है, सारा जो ब्राह्मणों का मान सम्मान था खत्म हो गया है। खत्म क्या नहीं हुआ है? अहंकार। जो क्षत्रियों का मान सम्मान था सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है क्या? अहंकार। वैश्यों का जो मान सम्मान था सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है क्या? अहंकार। मतलब क्या? रस्सी जल गई है, ऐठन नहीं गई है। एक बात बताओ, आज कितने ठाकुर साहब राजा हैं? बताइए आप लोग मुझे, कितने ठाकुर साहब राजा हैं आज? आप बताइए मुझे, कितने पंडित जी जमींदार हैं? आप बताइए कितने वैश्य समाज के ही लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं, अन्य जात के लोग क्या बिजनेस नहीं करते हैं? बताइए आप मुझे। आज हर जगह हर एक व्यक्ति का कब्जा हो गया है, लेकिन वही बात कह करके, अरे तुमने तो हमारा शोषण किया, तुम्हारे बाप दादा ने ये किया, तुम्हारे बाप दादा ने वो किया। एक बात आप बताइए, जिस जाति का शोषण हो, जिस जात के ऊपर अत्याचार हो, क्या उस जात की संख्या बढ़ सकती है? आप बताइए। हम शोषण करने वाले थे, हमारी संख्या घटती चली गई, और जिनका शोषण हुआ उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये कैसा शोषण हुआ? ये कैसा शोषण हुआ कि तुम्हारा शोषण हुआ, तुम्हारी संख्या बढ़ती चली गई, और जिसने शोषण किया उसकी संख्या घटती चली गई? बताइए भाई, कैसा शोषण हुआ? शोषण नहीं किया गया। जब मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ने की बात आई ना, तो पहली पंक्ति में खड़े होकर के गोला बारूद सीने पर खाए और आप पीछे खड़े होकर जिंदा रहे, तब आपकी संख्या बढ़ी और हमारी संख्या घटी। लेकिन मैं आपको बता दूं,
सौरड़ों से बड़ा सनातनी, सौरड़ों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। ये हम नहीं, इतिहास गवाह है। लेकिन अब ये समय की मांग है कि सौरड़ों को भी कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तमाम हिंदू संगठन हैं, मैं देखता हूं समरसता भोज के नाम पर दलितों के यहाँ सौरड़ों को भोजन तो करवाते हैं, लेकिन समरसता के नाम पर कभी सौर समाज के गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की बात नहीं करते हैं। ये लोग गरीब बच्चों के स्कॉलरशिप की बात नहीं करते हैं। अभी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी योजनाएं आई हैं गांव में, जहां पर देखता हूं कि कोई प्रधानमंत्री आवास ले रहा है। अभी ये जो चन्नी बनाई जाती है गाय भैंस के खाने के लिए, हमारे गांव में चन्नी बनवाई गई। हमने पूछा भाई ये चन्नी आपने बनवाया है क्या? उन्होंने कहा नहीं भैया प्रधान जी के द्वारा मिला है, सरकारी योजना है। जिनके यहाँ गाय भैंस नहीं है उनके यहाँ चन्नी बनवा रही सरकार, और जिनके यहाँ गाय भैंस है उनको कोई योजना ही नहीं दे रही है। जो आरक्षण कभी सदन में प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया था, वो आरक्षण आपके गैस के चूल्हे तक चला गया है। वो आरक्षण आपके गैस के चूल्हे तक चला गया है। आज इस देश के सरकार की मंशा क्या है? देश की सरकारें चाहती हैं कि हम दो हमारे दो। भाई तमाम जगहों पर बैनर लगवाती हैं सरकारें, तमाम जगहों पर दीवार लेखन करवाती हैं। सरकारें चाहती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो। जब सरकार की मंशा है कि जनसंख्या नियंत्रण हो, तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं जातगत जनगणना करवाएंगे? आप जातगत जनगणना की बात करोगे तो ये बात पहले आप बता देते, हम भी अपनी जनसंख्या बढ़ाए होते। हम देश धर्म के लिए लड़ने के बजाय अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर फोकस करते। बताइए आप लोग मुझे एक बात मैं आपको और बता दूं, एक भी नेता सौरड़ों के पक्ष में नहीं खड़ा है। सदन से लेकर सड़क तक उठा करके देख लीजिए, एक किसी नेता का नाम बता दीजिए जो आपके लिए बोलता हो। बताइए कोई एक नाम। आप कोई नेता आपके लिए बोलने वाला नहीं है। आप कल्पना करिए कि जो लोग नारे लगा रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम जातगत जनगणना करवाएंगे। कल्पना करिए जब इनकी सरकार आएगी, ये जातगत जनगणना करवाएंगे, ये जात के आधार पर रिजर्वेशन बांटेंगे, ये जात के आधार पर सुविधाएं और व्यवस्थाएं बांटेंगे, तब हमारा आपका क्या होगा? तो हम फिर चाहे जितने बड़े राजनीति के चाणक्य बने घूमेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी उत्तर प्रदेश में सेलिंग लगा करके हमारी जमीनें हमसे कटवाई गई। उन जमीनों को आबादी घोषित कर दिया गया, कुछ जमीनों को विद्यालय में दे दिया गया, कुछ जमीनों को अस्पताल में दे दिया गया, कुछ जमीनों को तालाब में दे दिया गया, कुछ जमीनों को नवीन प्रति में बना दिया गया। लेकिन हम देते रहे, कभी मूल समस्या के खिलाफ हम खड़े ही नहीं हो पाए, कभी अपनी मूल समस्या के खिलाफ लड़ ही नहीं पाए। अब वो समय नहीं है जब आपका ही वर्चस्व था, अब वो समय नहीं है। अब तो आपके अस्तित्व पर खतरा है। आप अपना अस्तित्व कैसे बचाएंगे? एक बात बताइए, यहाँ पर जितने भी पंडित जी लोग बैठे हैं, बता दीजिए मुझे कि कितने लोग आपको प्रणाम करते हैं? बताइए आप मुझे, कितने ठाकुर साहब लोगों को जयराम जी कहते हैं लोग? आज प्रणाम वो जयराम सिर्फ उसको किया जा रहा है जो सबसे ताकतवर है। जात के आधार पर आप पंडित जी और ठाकुर साहब को प्रणाम नमस्ते करने वाला नहीं, तो क्यों नहीं हम उन परिकल्पनाओं से बाहर निकल रहे हैं? क्यों हम इतिहास में जी रहे हैं? हम क्यों नहीं वर्तमान में अपने भविष्य पर चिंतन कर रहे हैं? हम क्यों नहीं भविष्य की योजना बना रहे हैं? अगर हम अपने लिए अपने भविष्य की योजना नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा भाई? आप देखते होंगे जिन जातियों की संख्या 2% है, जिन जातियों की संख्या 3% है, जिन जातियों की संख्या 4% है, वो लोग तमाम राजनीतिक दलों से गठबंधन करते हैं, 20-20 सीटें ले रहे हैं उनसे चुनाव लड़ने के लिए। और सवर्ण समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 22% से ज्यादा है। और ये क्या कह रहे हैं? बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, बसपा मुर्दाबाद, यही तो कह रहे हैं ना भाई। 22% से ज्यादा संख्या तुम दरी बिछा रहे हो, और उनकी संख्या 3%, उनकी संख्या 2%, उनकी संख्या 2.5%, और वो लोग बाकायदा समझौता के साथ सीटें ले रहे हैं। एक बात आप समझिएगा मेरी बात को, इस देश में कहा जाता है कि समरस समाज की स्थापना की जाएगी। इस देश में कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या सौरड़ों के साथ अन्याय करके देश में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी? बताइए आप मुझे, क्या सौरड़ों के साथ अन्याय करके देश में सामाजिक न्याय की स्थापना होगी? और किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप लोग? किस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं आप लोग? आपके आंखों के सामने कोई पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया भूमियार का लड़का ठेला लगा रहा है, वहां आपको सामाजिक न्याय नहीं दिख रहा है। और आप जो है
अभी मैंने देखा एक व्यक्ति अभी संसद में चुन करके गया, दलितों का नया नेता है, वो सदन में कोई बात आ गई तो जबकि स्पीकर भी दलित थे, वो कह रहा है कि आप दलितों को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप दलितों को बोलने नहीं देंगे, क्या दलितों को बोलने का अधिकार? अरे भाई तुम संसद में पहुंच गए, पहली सीट पर बैठे हो और तुम कह रहे हो कि दलितों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कब तक ये राग अलापते रहेंगे आप लोग? कब तक ये राग अलापते रहेंगे? और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज भी गांव के बहुत सारे गरीब दलित हैं जिनको आरक्षण का आ नहीं पता है। ये ध्यान में रखिएगा, आज आरक्षण की जो मलाई है ना, ये 20-30% लोग खा रहे हैं, सिर्फ ये 20-30% लोग खा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जितने भी दलित चिंतक हैं, इस देश में जितने भी दलित समाज के लीडर हैं, ये दलित समाज के लीडर और दलित समाज के चिंतक नहीं हैं, ये अमीर दलितों के किराएदार हैं। इनको किराए पर अमीर दलितों ने रखा है कि तुम दिन भर रात भर लग करके सोशल मीडिया पर, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सौरणों के खिलाफ दलितों को भड़काओ, सौरणों के खिलाफ दलितों को भड़काओ। एक बात बताइए आप मुझे, भारत में 22.5% आरक्षण दलितों को दिया गया, ठीक है, तो वो सीटें तो आरक्षित है, उस पर तो कोई पंडित जी ठाकुर साहब बनिया भूमिहार का लड़का नहीं जा सकता। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना। तो फिर हम कैसे हक खा रहे हैं उनका? आप बताइए, फिर हम कैसे हक खा रहे हैं? हमारे गांव में एक दलित प्रधान हुआ और बार बार वही प्रधान लड़ रहा है और बार बार वही प्रधान हो रहा है, दूसरे दलित को मौका नहीं मिल रहा है। अगर यही आरक्षण की व्यवस्था जात के आधार पर ना होती, गरीबी के आधार पर होती, या ऐसी कोई व्यवस्था होती कि जो एक बार आरक्षण का लाभ पा जाए उसे दोबारा आरक्षण का लाभ न मिले, तो क्या जो और भी अछूत हैं इससे, आरक्षण से, क्या उनको लाभ मिलता कि नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? आरक्षण की व्यवस्था मात्र 10 साल के लिए की गई थी कि हर 10 साल में इस आरक्षण पर चर्चा होगी, हर 10 साल में इस आरक्षण पर बहस होगी, इसका माइनस पॉइंट क्या है, इसका प्लस पॉइंट क्या है, उस पर चिंतन मनन किया जाएगा, फिर निर्णय लिया जाएगा कि इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन है क्या कि सिर्फ और सिर्फ जातीय तुष्टीकरण के चलते इस आरक्षण को कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है। ये भी नहीं देखा जा रहा है कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। और सवर समाज के लोगों को, मुझे नहीं पता इसमें ट्विटर पर कितने लोग एक्टिव है, फेसबुक पर कितने लोग एक्टिव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार इतनी नफरत फैलाई जा रही है आप लोगों के खिलाफ, लगातार इतनी नफरत फैलाई जा रही है, कोई भी आकर के आपको टारगेट कर दे रहा है और आपको टारगेट करना बहुत आसान है। अभी एक महिला ने मनुस्मृति फाड़ी, तो एक मतलब महिला है, रिपोर्टर है, वो ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति फाड़ते हैं उनको थप्पड़ मारने का मन करता है। अब तमाम लोगों ने उनको टारगेट पर ले लिया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने उनका समर्थन किया। देखिए, एक बात समझने का प्रयास करिए, इस देश में जानबूझ करके हमारी भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लिए, एक हाथ में मनुस्मृति लिए, अब संसद में बता रहे हैं कि मनुस्मृति से नहीं संविधान से देश चलेगा। तो क्या हम लोग मूर्ख हैं? हमें नहीं पता कि संविधान से ही देश चलता है? इसमें तुम नया क्या बता रहे हो? इसमें तुम नया क्या बता रहे हो कि देश किससे चलेगा? समझेगा मेरी बात। दूसरी बात, बार बार मनुस्मृति को उठाना, बार बार मनुस्मृति को फाड़ना, बार बार मनुस्मृति को जलाना, ये क्या हमारी भावनाएं नहीं आहत है? भाई देश संविधान से चल रहा है, चले। आपको हमारी धार्मिक किताबों से क्या दिक्कत है? आप हमारी धार्मिक किताबों को बार बार क्यों जला रहे हैं? आप हमारी धार्मिक किताबों को क्यों फाड़ रहे हैं? इसका मतलब जानबूझ करके आप हमको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता में बैठे लोग ऐसे लोगों का संरक्षण करते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयां जलाई गई, जिनको उस चौपाइयों का अर्थ भी नहीं पता है। भाई कोई धर्म का ज्ञाता हो, कोई शंकराचार्य हो, वो भावार्थ बताए रामायण की चौपाइयों का, तो मैं समझूंगा, क्योंकि वो विषय विशेषज्ञ है उस विषय का। और जिनको धर्म का आधार नहीं पता है, जिन्होंने अपने जीवन में रामायण पढ़ा नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में रामचरितमानस पढ़ा नहीं, उनको किस आधार पर अधिकार है भावार्थ बताने का, उस चौपाई को टारगेट करने का, उन प्रतियों को फाड़ करके जलाने का? आप बताइए, कोई गणित का टीचर गणित की बुराइयों और अच्छाइयों को बताए तो समझ में भी आता है, क्योंकि भाई वो गणित का टीचर है, उसे पता होगा गणित के बारे में, ठीक है। कोई डॉक्टर किसी बीमारी के बारे में बताए कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इसकी ये दवा है, तो समझ में भी आता है कि हाँ भाई ये तो डॉक्टर है, इसको पता है बीमारी के बारे में। लेकिन कोई चपरासी जो है वो दवा के बारे में जानकारी दे, ठीक है, कोई हिंदी का टीचर गणित के बारे में जानकारी दे, कैसे हम ट्रस्ट करेंगे कि आदमी सही बता रहा है?
उसी प्रकार से जिन लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया, उनको धर्म के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो हमारे शंकराचार्य हैं? क्या वो हमारे महामंडलेश्वर हैं? क्या वो हमारे धर्माचार्य हैं? फिर किस आधार पर उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों को टारगेट किया? मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और इसमें ये इंटरनेशनल षड्यंत्र चल रहा है। विदेशों से फंडिंग की जा रही है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको बाकायदा फंड किया जा रहा है कि तुम लोग इस तरीके से सनातन के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ लोगों को भड़काओ, लोगों को इधर उधर टारगेट करो और उनको गुमराह करो, गुमराह करके उनका धर्मांतरण करो। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इन सभी षड्यंत्रों के खिलाफ हम लोगों को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। एक बात बताऊं, ये जो धर्म बचा है ना, ये हम लोगों की लड़ाई की वजह से बचा है, हम लोगों के त्याग और बलिदान की वजह से बचा है। महाराणा प्रताप किसी हिंदू संगठन से प्रेरणा लेकर के महाराणा प्रताप नहीं बने थे, और ना ही वो अपनी लड़ाई लड़े थे। हाँ, बेशक हिंदू संगठन महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के लड़ाइयां लड़ रहे हो, ठीक है, तो हमको कोई धर्म का ज्ञान ना दे। समझ रहे मेरी बात को? हम लोग धर्म के न्यू हैं, हमें पता है कि धर्म कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जब देश आजाद हो गया है और सारी चीजें वोट बैंक का मतलब है, और इस देश में मुद्दा सिर्फ वही दलित, ओबीसी और सवर्ण चल रहा है, तो हम सवर्ण होकर के सवर्णों के साथ क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं? बताइए आप मुझे, क्यों नहीं संगठित हो रहे हैं? एक बात और समझिएगा, अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि देखिए आप बट करके नहीं लड़ पाओगे इस लड़ाई को। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग, मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद चलाया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद चलाया गया। किस लिए चलाया गया? कोई नेता अपनी कुर्सी के लिए चलाया, कोई माफिया अपने संरक्षण के लिए चलाया। किसी ने भी ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद करके किसी गरीब बच्ची का विवाह करवाया हो तो बताओ? किसी गरीब बच्ची को पढ़ने के लिए दिल्ली में भेजा हो तो बताओ? हमारे समाज में बहुत से नेता हैं, हमारे समाज में बहुत से बिजनेसमैन है, हमारे समाज में बहुत से माफिया बाहुबली हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समाज के 100 बच्चों को यहाँ से मुखर्जी नगर भेजा हो तो बताइए कि जाइए आप यूपीएससी की तैयारी करिए, जो भी पैसा आएगा हमारे पास पैसा हम आपको देंगे। तो बात यह है, समझे मेरी बात को, हम हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। क्षत्रिय हमारे महाराज होते थे, ब्राह्मण उनके गुरु होते थे। कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, अगर 5 साल का ब्राह्मण बालक जाता था तो अपना सिंहासन छोड़ देते थे। तो इस तारतम्यता को हमको बनाए रखना है। ये तारतम्यता थी तब हम शकहुड़ियों से लड़ पाए, ये तारतम्यता थी तब हम अंग्रेजों से लड़ पाए, ये तारतम्यता थी तब हम मुगलों से लड़ पाए। और वो तारतम्यता जिस दिन टूटी और जिस दिन हम बिखरे, उस दिन सनातन भी बिखरेगा और देश भी बिखरेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलेगा क्या? ये देश उनके भरोसे चलेगा क्या कि जब उनके हित में सुप्रीम कोर्ट फैसला करे तब तो उनको अच्छा लगता है, और जब कोई न्यायोचित बात करे सुप्रीम कोर्ट तो उनको तो गलत लगता है। वो ट्रेन ठोकने के लिए निकल जाते हैं, बसों को तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। उनके भरोसे देश चलेगा? जिनको किंचित बात भी देश से प्रेम नहीं, वो देश को नहीं चला पाएंगे। देश को हम आप चलाएंगे। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? क्या मेरे कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ रायबरेली में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ रायबरेली में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे एक बात को ध्यान में रखना, सर्वेश पांडे को रायबरेली बुलाने से संगठन नहीं बढ़ेगा, जबकि सर्वेश पांडे की बातों को आपको अपने अपने गांव गांव पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के संगठन बढ़ेगा। मैं आऊंगा यहाँ पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दूंगा, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे जानने वाले, वो तो आ ही जाएंगे, वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन विचारधारा कैसे पहुंचेगी लोगों तक? बातें कैसे पहुंचेगी लोगों तक? हाँ, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आप जब अलाव पर बैठेंगे, आप जब होटल पर बैठेंगे, जब आप पान की दुकान पर बैठेंगे और वहां अपने विषय पर चर्चा करेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कुतर्क करेंगे आपसे, जो आपको आपके ही समाज के लोग होंगे, और जो आपके ही समाज के होंगे, और आपको ज्ञान देंगे मानवता का, आपको ज्ञान देंगे सेकुलर होने का। तुम मानवता की बात करते हो, किस मानवता की बात करते हो? किस मानवता की बात करते हो? एक हाथरस में एक झूठी घटना हुई जिसमें ठाकुर बच्चों को फंसाया गया। हाथरस में एक झूठी घटना हुई जिसमें ठाकुर बच्चों को फंसाया गया। पूरा देश सर पर उठा लिया लोगों ने, और पता नहीं कितनी घटनाएं हो गई हैं सवर्णों के साथ, सवर्ण समाज की बहन बेटियों के साथ। एक भी नेता सड़क पर नहीं उतरा। किस मानवता की बात कर रहे हो? किस मानवाधिकार की बात कर रहे हो? क्या तुम्हारी मानवता एक जातीयता तक सीमित है? तुम्हारी मानवता जातीयता तक सीमित हो सकती, मेरी मानवता जातीयता तक नहीं सीमित है। हम सवर्णों के साथ सभी को साथ में लेकर के चलेंगे, लेकिन जरूरत है पहले अपने घर को एक करने का, पहले जरूरत है अपने परिवार को एक करने का। इसलिए किया जाए तो आप लोग यहां से जाइएगा, जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं,
जो भी जिले के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 21 पदाधिकारी या 51 पदाधिकारी जिले के हैं, तो एक एक पदाधिकारी के जिम्मे 2-2 ब्लॉक, 3-3 ब्लॉक इस तरीके से आप वितरित कर दीजिए। ब्लॉक अध्यक्ष भी वहां पर काम करे, जिले का भी पदाधिकारी काम करे और कुछ मंडल के भी पदाधिकारी उसकी समीक्षा लेते रहें। गांव-गांव चौपाल लगाइए, आप लोग गांव-गांव में कैंपेन करिए। आप अगर किसी के साथ चाय पीने जा रहे हैं ना, तो चाय पीते जाते समय यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर बात मत करिए, करोड़ों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर बात करिए, क्योंकि आप जब जिंदा रहेंगे तभी आपका देश रहेगा। जब आप ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे रहेगा भाई? कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगा दिए, कश्मीर तो है लेकिन कश्मीरी पंडित नहीं है वहां पर। तो इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, आज सवर्ण समाज विलुप्त होने के कगार पर है। मैं सिर्फ आपको देखिए, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूं। जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। और एक बात और बता दूं, हम कभी किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अगर ये सोचे कि वो सौर विरोधी मानसिकता लेकर के चलेंगे, वो सौर विरोधी कानून बनाएंगे, वो सौरों को टारगेट करने का काम करेंगे, वो सौर समाज के युवाओं की उम्र सीमा कम करेंगे, वो सौर समाज के लोगों को फर्जी SC स्टेट के मुकदमे फंसाने का काम करेंगे, तो सभी लोग चुप हो जाएंगे। हम आखिरी सांस तक बोलेंगे, चाहे फिर मारी क्यों ना दिए जाए। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, किसी विधायक के साथ चाय पीने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, किसी विधायक के साथ चाय पीने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, किसी सांसद के साथ चाय पीने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। अगर कोई विधायक सांसद हमारे समाज का वास्तव में शुभचिंतक है तो उसको हमारे समाज के हित के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमारे समाज के लिए बोलना चाहिए। आज सदन चल रहा है, सदन में एक भी नेता नहीं कि जो सौर आयोग के गठन की मांग कर दे। कम से कम हमारा भी तो आयोग होना चाहिए। दलितों का आयोग है, पिछड़ों का आयोग है, अल्पसंख्यकों का आयोग है, लेकिन सवर्णों का आयोग नहीं है। सवर्णों का भी आयोग होना चाहिए, जिससे अगर कोई थाने पर कोई घटना होती है, अगर थानेदार नहीं सुनता है और हमारा जब आयोग होगा तो हमारा व्यक्ति हमारे अपने आयोग में चला जाएगा, हमारा आयोग कार्रवाई करवाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और यहाँ पर बैठी मात्र शक्तियों से मैं एक हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, इस युग को आधुनिक युग कहा जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप लोग अपनी बच्चियों को समझाइए, अपनी बच्चियों को बताइए, क्योंकि मैं देख रहा हूं तमाम लोगों के टारगेट पर हमारी बहन बेटियां हैं, तमाम लोगों के टारगेट पर हमारी बहन बेटियां हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, 5 दिन के अंदर कम से कम 5-7 जगहों से ऐसी घटना आ गई है जहां हमारी समाज की बहन बेटियों को बरगलाने का काम, भगाने का काम और उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तो आप उन पर थोड़ा नजर रखिए। आपके बच्चे जो हैं, आप उनको 15,000 का फोन तो दे रहे हैं, लेकिन प्रयास करिए कि 15 दिन में बाद उनका फोन भी चेक करिए कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अभी पता करिए कि उनके फ्रेंड सर्कल में कौन लोग हैं, वो किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, उस व्यक्ति का नेचर क्या है। इन सब चीजों पर हमें नजर रखना है, क्योंकि अगर चीजें एक बार हाथ से छूट गई ना तो बाद में बहुत रोएंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे, आप बहुत संगठन खड़ा कर देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बड़े टारगेट के तहत आपकी बहन बेटियों को उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उनको तो बताया जा रहा है कि जात पात जैसी कुछ चीज नहीं होती है, लेकिन जब हमारे बच्चे काउंटर पर जाते हैं और हमारा सरनेम देख करके ही हमारे फार्म का फीस बढ़ जाता है, हमारे फार्म का जो है फीस बढ़ जाता है। तो ये सच्चाई बताना पड़ेगा। हम जातवादी हैं ही नहीं, हम किसी जात के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान, अपने प्रतिष्ठा के लिए संगठित होना पड़ेगा। तो इसमें हमारी समाज की बहन बेटियों का, माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं देखता हूं हमारे समाज की बच्चियां जो हैं बहुत सारे तमाम विषयों पर ध्यान दे रही हैं, बस समाज के इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जबकि वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है, ध्यान यही देना है। अगर यहाँ ध्यान नहीं दिए तो फिर कहीं ध्यान देने लायक हम लोग नहीं रह जाएंगे। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? सहमत है कि नहीं सहमत है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये आपकी मेहनत है कि मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस मिशन को और बढ़ाइए, पूरी ताकत के साथ बढ़ाइए। मैं कह रहा हूं, आप दुकान कर रहे हैं, आप दुकान करिए, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाइए, कोई व्यापार कर रहे हैं, आप करिए, आप वकालत कर रहे हैं, आप करिए, आप खेती कर रहे हैं, आप करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन इस विचार से जुड़े रहिए। और जब कभी आपके समाज को आपकी आवश्यकता पड़े, आप अपने सारे काम करते रहिए, सारे काम करते रहिए, आप अपने ही काम में व्यस्त रहिए, ज्यादा इधर उधर मत आइए जाइए, ठीक है?
लेकिन अपने विचार से इस तरीके से जुड़े रहिए कि जब कभी आपके समाज को आपकी आवश्यकता पड़े तो किसान खेत में अपना फावड़ा उसी समय छोड़ दे, अगर दुकानदार अपनी कलम वहीं पर रख दे, ठीक है, अगर बहन बेटियां चौका बर्तन कर रही तो उसको वहां पर रख दें, ठीक है, और एक ही आवाज पर, एक ही आह्वान पर एक साथ घर से निकल चलिए, तब दिखेगी हमारी एकता की ताकत। मैं आपको बता दूं, अभी बहुत ऐसी ताकतें आएंगी जो हमको आपको तोड़ने का काम करेंगी, लेकिन भाइयों टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, संगठित होकर के हमें लड़ना है अपने हक और अधिकार के लिए। बस आप लोगों से यही निवेदन कि आप लोग पूरे गांव गांव कैंपेन करिए, हर जगह मीटिंग करिए, नहीं कर सकते संडे को करिए, लेकिन आप करिए, नए जगहों पर जाइए, नहीं कि सिर्फ पुराने लोग एक साथ बैठ करके चर्चा कर लीजिए, 4 पुराने लोग 40 नए लोगों के साथ बैठिए, उन लोगों को बताइए, तभी तो हमारे विचारों का प्रचार प्रसार होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी उम्र जो है मात्र 25-26 साल है, समझ रहे हैं मेरी बात को। मैंने अपना घर और परिवार इस समाज के लिए छोड़ा है, और किसी भी काम को करने के लिए उम्र नहीं, व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति की निष्ठा मायने रखती है। हमने अगर अपना सब कुछ लगा दिया है समाज के लिए, हमने अगर अपना सब कुछ लगा दिया है समाज के लिए, तो थोड़ा सा आप भी अपना लगाइए। एक चीज ध्यान में रहे, ये आखिरी पीढ़ी है जो आपके लिए लड़ रही है, और ये सर्वेश पांडे आखिरी सर्वेश पांडे हैं। अगर सर्वेश पांडे का हौसला टूटा तो फिर कोई हौसला नहीं बना पाएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि इतना त्याग नहीं कर पाएगा कोई, इतना बलिदान नहीं कर पाएगा कोई। तो सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप जागरूकता फैलाइए, अपने लोगों को जोड़िए, संगठित करिए। हम एक बात और बता दें, पद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए संगठन में, कोई पद छोटा बड़ा नहीं है, आपका कार्य महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। और दूसरी बात, हाँ, संतुष्टि या संतुष्टि हो सकती है, मान लीजिए हमारी असंतुष्टि आपसे है या आपकी असंतुष्टि आपसे है, ठीक है, वो क्षणिक चीजें हैं, थोड़ी सी चीजें हैं, लेकिन इस क्षणिक चीजों के चक्कर में हम आपस में ईर्ष्या भाव ना रखें, आपस में वैमनस्यता ना पैदा करें कि उसका फायदा कोई दूसरे लोग उठाएं, उसका फायदा कोई दूसरे लोग उठाएं। अगर किसी बात को लेकर किसी से कोई शिकायत है तो संवाद करिए, बातचीत से सारी चीजें सुलझाई जा सकती हैं, क्योंकि जब हमारा मिशन एक है, हमारा उद्देश्य एक है, एक उद्देश्य के लिए जब निकले हैं तो क्या हम एक साथ मिलजुल करके नहीं चल पाएंगे? एक दूसरे को कभी गिराने का काम मत करिएगा, एक दूसरे को कभी गिराने का काम मत करिएगा, आप अपनी क्षमता दिखा करके आगे बढ़िए। आज ब्रजेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष हैं तो अपनी योग्यता से हैं, किसी की कृपा से नहीं है। ब्रजेंद्र सिंह को मैंने जिला अध्यक्ष बनाया था, काम न कर पाते हम हटा देते, लेकिन इन्होंने काम किया, हमें इनकी लीडरशिप पर भरोसा है। इनके नेतृत्व में 2 मजबूत लड़ाइयां, एक विशाल सिंह की और एक जो चाह सिंह फौजी थे, क्या नाम था, चाह सिंह, हिंदल सिंह जो फौजी थे, ये 2 लड़ाइयां बहुत मजबूती से लड़ी गई और शासन प्रशासन को बता दिया गया कि हाँ, सवर समाज अनाथ नहीं है, उसका भी अपना संगठन है और उनके भी अपने लोग हैं। तो बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप आपस में संगठित करें। और यहाँ जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, एक बात और ध्यान में रखिए, ये निस्वार्थ लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ कोई स्वार्थ नहीं, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको हमें खाना ही खिलाना पड़े, हो सकता है आपको अपने घर से हमें पानी पिलाना पड़े, हो सकता है आपको अपने घर से किराया लगा करके जाना पड़े। यहाँ अगर किसी को कोई अपेक्षा है कि यहाँ कुछ मिलेगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर निस्वार्थ अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि मैं भी निस्वार्थ कर रहा हूँ। देवरिया में जो लड़ाई लड़ने गया वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, अपना तेल अपना सब समय सब खर्च करके मैं गया लड़ने के लिए, किसके लिए, समाज के लिए। कैसे गया, निस्वार्थ गया, ठीक है। और भी जहां जहां भी मैं गया, वहां कहां गया, कैसे गया, निस्वार्थ गया, ठीक है। तो जब हम निस्वार्थ लड़ रहे हैं तो आपको भी निस्वार्थ लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, संगठन में चरित्र और ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान से रखिएगा। किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम, एक बात आई थी बीच में, लोगों ने बताया कि राम और रावण में युद्ध हुआ। रावण तो प्रकांड विद्वान था, बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी रावण हारा। क्यों हारा? रावण सिर्फ चरित्र की वजह से हारा। रावण जो है एक अच्छी और सुंदर पत्नी होते हुए भी दूसरों की पत्नियों पर नजर रखता है, और राम सिर्फ अपनी पत्नी के लिए समुद्र लांघ जाते हैं, और लोग ज्यादा रावण से लड़ जाते हैं। तो चरित्र का बहुत बड़ा महत्व और ईमानदारी, इन 2 चीजों को अपना करके हम चलेंगे तो हमारा संगठन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज्यादा मजबूत होगा। मेरी बातों से तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का प्यार आशीर्वाद बना रहे। अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। तानाशाही नहीं चलेगी।